हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे रीसेंट न्यूज़ का जो काफ़ी चल रही है कि इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि वो टोटल 33 नए एयरक्राफ्ट, जिनमें कि जैसे मिग-29 है, सुकोई 30 एयरक्राफ्ट है, उनके अलावा जैसे मिसाइल सिस्टम्स में अगर बात करें पिनाका एम्यूनिशंस है, अस्त्र मिसाइल है, LACM सिस्टम है, इन सबको खरीदा जाएगा। तो इन सब के बारे में पूरे डिटेल में एक एक करके हम बात करेंगे कि मिग-29 क्या है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे सुकोई 30 है वो क्या है, पिनाका मिसाइल्स क्या हैं, या फिर अस्त्र मिसाइल्स क्या हैं, LACM सिस्टम क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में तो हम बात करेंगे ही, बट उसके साथ साथ जो ये अनाउंसमेंट की गई है इसमें क्या क्या प्रपोजल्स हैं, क्या क्या चीज़ों को खरीदने की बात की गई है, इसका टोटल बजट कितना है, उन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी रिसेंटली जो इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसको कि DAC बोलते हैं, उसके द्वारा कई सारे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया गया है। ये सारे प्रपोजल्स जो हैं बेसिकली इंडिया की जो ट्राई सर्विसेज हैं, इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, उन सब की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कॉम्बैक्शन की जो कैपेबिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। उन सारे इक्विपमेंट्स का जो प्रपोजल था उसको बेसिकली अभी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसके द्वारा अप्रूव किया गया है। तो इन सब को जानने से पहले हम बेसिकली जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। मतलब कि जैसे हमारे जो ट्राई सर्विसेज हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स होती हैं, उन सब के लिए जो भी पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो भी कैपिटल एक्विजिशंस होती है, जो भी पैसे खर्च करने की बात होती है, कोई नई पॉलिसी लाने की बात होती है, और उसके अलावा जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो हैं उन सब से रिलेटेड भी कोई पॉलिसी की अगर बात हो, तो उन सब में जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया जाता है वो मेन काम होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का। और इसका जो चेयरमैन होता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो होता है डिफेंस ऑफ मिनिस्टर, या फिर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या डिफेंस मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं। इसको बेसिकली 2001 में बनाया गया था, जब 2001 से पहले बेसिकली जो कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, 1999 में, तो उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। तो उसके बाद 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब ये जो प्रपोजल्स डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा अप्रूव किए गए, इन प्रपोजल्स में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको खरीदने की बात की गई है। उसके अलावा जो फाइटर जेट्स हैं उन सबको भी खरीदने की बात की गई है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टोटल 33 नए जो फाइटर जेट हैं या फिर जिनको एयरक्राफ्ट बोलते हैं उनको खरीदने की बात की गई, जिसमें कि 21 जो होंगे वो होंगे मिग-29 जिनको रसिया से ख़रीदा जाएगा। उसके अलावा जो बचे 12 हैं वो 12 होंगे सुकोई 30 फाइटर जेट्स या जो एयरक्राफ्ट हैं जिनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ख़रीदा जाएगा। और उसके अलावा इंडिया के पास में जो 59 जो मिग-29 के जेट्स हैं उनका अपग्रेडेशन भी, मतलब उनका अपग्रेडेशन जो है वो भी इस ही प्रपोजल में इंक्लूडेड है। मतलब कि जो बजट इस प्रपोजल के लिए अनाउंस किया गया है, जो बजट इस प्रपोजल में लगेगा, उसमें जो 59 जेट्स जो होंगे मिग-29 के जो कि इंडिया के पास है, उनको अपग्रेड करने की जो कॉस्ट है वो भी इसमें ही इंक्लूडेड होगी। और इसके अलावा जैसे कई सारे मिसाइल सिस्टम्स हैं, जैसे कि पिनाका एम्यूनिशंस है, अस्त्र मिसाइल जो है, और उसके अलावा जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसको LACM सिस्टम्स बोलते हैं, इन सबको भी खरीदने की यहाँ पे बात की गई थी इस प्रपोजल में। और इस प्रपोजल की अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो इस प्रपोजल की टोटल कॉस्ट है अराउंड 39,000 करोड़ रुपीज़, जिसमें कि जो मेजर पोर्शन है वो कवर किया जाता है इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जो कि बेसिकली 31,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे इन सारे इक्विपमेंट्स को ख़रीदने में। और उसके अलावा जो बचे 8,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे जो 21 मिग-29 के जो एयरक्राफ्ट हैं जिनको कि रसिया से ख़रीदा जाएगा इसमें। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अस्त्र मिसाइल से, जिसको कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो अस्त्र मिसाइल है ये DRDO के द्वारा डेवलप की गई फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी बोलते हैं। मतलब कि जो विजुअल रेंज से भी परे होता है जब टारगेट,
उसको भी ये हिट करने की कैपेबिलिटी रखती है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और जो नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं या फाइटर जेट्स जो होते हैं, उन पे इसको माउंट कर दिया जाता है उसके ऊपर बेसिकली, और वहीं से इसको लॉन्च करके जो एनिमी के जो टारगेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय नॉर्मली किया जाता है। और इसकी जो कि स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 5555 किलोमीटर पर आवर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4.5 मैक के इक्वल में है। और इसकी जो रेंज है वो है 70 किलोमीटर की रेंज है इसकी। और पेलोड की अगर हम बात करें या वार हेड जो होता है, जो इसकी कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 15 केजी का पेलोड ये हैंडल कर सकती है। अस्त्र मिसाइल की यहाँ पे बात की जा रही है। और ये इसका एक डेडली फीचर भी है। अस्त्र मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके दो फीचर्स हैं, मतलब इसमें एक ऑप्शन होता है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। मतलब लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो होता है जिसमें कि इसको माउंट किया जाता है उसके उससे मतलब इसको शूट कर दिया जाता है एक बार, उसके बाद में इसको स्कूट किया जाता है। लॉन्च करने के बाद में मिसाइल को टारगेट जो होता है उसकी साइड में उसको स्कूट किया जाता है जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी हेल्प से। तो उसको बोलते हैं हम लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च तो सीधा सा है कि लॉन्च करने से पहले ही उसको टारगेट से सेट कर दिया जाता है, टारगेट की लोकेशन से। और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो मल्टी टारगेट के सिनेरियो होते हैं, जैसे मान लो मल्टी टारगेट्स हैं एनिमी के, उन सबको हिट करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी रखती है अस्त्र मिसाइल। अब बात करते हैं पिनाका एम्यूनिशंस की। ये पिनाका एम्यूनिशन का जो सिस्टम है ये बेसिकली इसमें दो टाइप का जो वेरिएंट्स पाए जाते हैं, एक है मार्क फर्स्ट और एक है मार्क सेकंड। जो मार्क फर्स्ट है उसकी मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर्स की है और जो मार्क सेकंड है उसकी मैक्सिमम रेंज होती है 75 किलोमीटर्स की। और इनको बेसिकली जो ट्रक्स होते हैं उन पे माउंट किया जाता है। और नॉर्मली इनको जो टाटा के ट्रक्स हैं, टाटा ट्रक्स जो हैं उन पे माउंट किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो बैरल्स हैं उनमें टोटल 12 जो पिनाका एम्यूनिशन है उनका यूज़ किया जाता है, जिससे 6 इसमें और 6 इसमें, इस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। और इनको अपग्रेड भी किया गया था 2019 में। एक मतलब जो पिनाका एम्यूनिशन है इनका बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन भी टेस्ट फायर किया गया था, वो सक्सेसफुल हुआ था। और जिसमें कि बेसिकली ये पाया गया कि जो उनकी मैक्सिमम रेंज थी उसको बढ़ा के कर दिया गया था 90 किलोमीटर, जो कि मार्क सेकंड में 75 किलोमीटर्स थी। और इनकी रेट ऑफ फायर की बात करें तो ये बेसिकली जो 12 रॉकेट्स हैं एक बैरल में, यहाँ पे दोनों बैरल्स की बात करें, एक ट्रक के अंदर जो बैरल्स हैं इन सब में 12 रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। और उसके अलावा जैसे जो बैटरी से जो यूज़ की जाती है इनको लॉन्च करने के लिए, उसमें टोटल 72 रॉकेट्स को एक बैटरी के साथ में लॉन्च किया जा सकता है अंडर 44 सेकेंड्स। और इसकी जो स्पीड है, यहाँ पे हम इसकी स्पीड बात कर रहे हैं ना कि ट्रक की। अगर ट्रक यहाँ पे इसको लॉन्चर बोलते हैं, तो इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर पर आवर होती है। बट जो एम्यूनिशंस जो यहाँ पे ये होती हैं इनकी स्पीड होती है 4.7 मैक। और इसमें जैसे कि रॉकेट सिस्टम होता है या फिर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे ये हो गया, जैसे कि एक बैरल में 6 हैं एक में 6 हैं, तो इनको एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी बैरल सिस्टम। और ये जो पिनाका एम्यूनिशंस है इनको डेवलप किया गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको हम DRDO बोलते हैं, उसके द्वारा बेसिकली। अब बात करते हैं MiG-29 फाइटर जेट्स की, जिसको कि मिकोयन MiG-29 भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इस टाइप का है। इसमें 2 इंजन्स होते हैं। ओके, ये जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है इसमें 2 इंजन्स होते हैं। इसको सोवियत यूनियन या फिर जिसको रसिया बोलते हैं उसके द्वारा 1970s में 1970 में इसको बनाया गया था। और उसके बाद इसमें कई सारे अपग्रेडेशन किए गए थे। और मेनली ये जो MiG-29 जो है ये बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 30 कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है रसिया के द्वारा। और इसको डेवलप किया गया था मिकोयन जो डिज़ाइन ब्यूरो है उसके द्वारा, जो कि एक रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और जो इंडिया है वो इसका फर्स्ट कस्टमर था। MiG-29 जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फर्स्ट टाइम इसको ख़रीदा गया था 1980 के अप्रोक्स में, 1980 के
आसपास के टाइम में 66 जो मिग 29 हैं उनको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा गया था बेसिकली। अब बात करते हैं सुकोई 30 के बारे में, जिसको कि Su-30 MKI भी बोलते हैं। ये एक फाइटर जेट्स है जो इसकी भी कैपेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे बाद में, बट उससे पहले हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा ये डबल सीटेड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डबल सीटेड एयरक्राफ्ट है और ये सुपर मैन्योर है। तो सुपर मैन्योर फाइटर होने का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट होती है उसकी कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप का जो मूवमेंट होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के द्वारा, जैसे कि अपलिफ्टमेंट यहाँ पे हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है। इससे नॉर्मली होता ये है कि जैसे टारगेट जिस भी सिचुएशन में होगा उसी अकॉर्डिंग ये यहाँ पे फ्लाई करके मूव करके उसी डायरेक्शन में जाके इजीली टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मेन कंडीशन यहाँ पे ये है। और इसको भी डेवलप किया गया था रसिया के द्वारा, जो रसिया का जो सुकोई एविएशन कॉरपोरेशन है उसके द्वारा। ये बेसिकली स्पेसिफिकली इंडिया के द्वारा, इंडिया के लिए डेवलप किया गया था रसिया के द्वारा। इंडिया का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके लाइसेंस के साथ में और इंडियन एयरफोर्स के जो लाइसेंस थे उन दोनों के द्वारा लाइसेंस किया गया था। रसिया को यहाँ पे मेनली बोला गया था इस सुकोई 30 जो MKI है इसको डेवलप करने के लिए। और जो ये सुकोई 30 जो MKI है या जिसको कि सुकोई 30 एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, ये मल्टी रोल फाइटर है। किसी भी वेदर कंडीशन में इसका कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। और जो एयर टू एयर मिशंस होते हैं या फिर जो एयर टू सरफेस मिशंस होते हैं, जैसे मान लो टारगेट सरफेस पे है और ये एयर में है, तो उस टाइप से भी अटैक कर सकता है। और एयर टू एयर भी अटैक इसमें हो सकते हैं। और इसके कई सारे जो वेरिएंट्स हैं वो इंडिया के लिए डेवलप किए गए थे रसिया के द्वारा 2000 में। और इंडिया जो है उसके द्वारा 140 जो Su-30 है, ये सुकोई 30 जो फाइटर जेट्स हैं उनको खरीदा गया था। और इंडियन एयरफोर्स ने 2002 में बेसिकली एक जो फर्स्ट इंडिजिनसली असेंबल किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2002 में सुकोई 30 MKI, जो कि सर्विस में स्टार्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2004 में। उस टाइम पे बेसिकली ये था कि जो भी इसके इक्विपमेंट्स थे उनको रसिया से लाया गया था और वापस इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उन सबको असेंबल करके इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया था 2002 में और ये सर्विस में लाया गया था 2004 में। एंड एज ऑफ जनवरी 2020 इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पास में अप्रॉक्सीमेटली 260 जो सुकोई 30 के एयरक्राफ्ट हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब हम बात करते हैं LACM सिस्टम के बारे में, जिसको कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम बोलते हैं। एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसको कि DRDO के द्वारा इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम जो है LACM सिस्टम है, इसका मेन एम जो ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी है, जिसकी अभी उसकी फायरिंग रेंज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 किलोमीटर्स तक है। बट उस सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए, उसकी जो फायरिंग रेंज है उसको और इन्हेंस करने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर तक करने के लिए इस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो हमारी ट्राई सर्विसेज हैं उन सब के लिए। बेसिकली जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसको LACM सिस्टम भी बोलते हैं। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है उस सब से रिलेटेड, और जो DAC है हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उस सब के बारे में। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। Thanks for watching and have a good day.